देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो उनकी गिरफ़्तारी हुई है, इस गिरफ़्तारी पर हम सबको चिंता है और बड़ा अफ़सोस की बात है। संजय सिंह एक बहुत ईमानदार सियासी लीडर है और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो पूरे हिंदुस्तानियों की आवाज़ है। मुफ्ती साहब, संजय सिंह को गिरफ़्तार कर लिया गया, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो उनकी गिरफ़्तारी हुई है, इस गिरफ़्तारी पर हम सबको चिंता है और बड़ा अफ़सोस की बात है। संजय सिंह एक बहुत ईमानदार सियासी लीडर है और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो पूरे हिंदुस्तानियों की आवाज़ है, गरीबों की और मज़लूमों की एक आवाज़ है और वो हिंदुस्तान के तमाम मसाइल पर और तमाम मज़हब के बारे में जहाँ भी जिसकी कमी महसूस हो, ज़रूरत के हिसाब से वो हमेशा आवाज़ बुलंद करते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, हमेशा वो गरजते रहते हैं। जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी और इसी तरीके पर मुझे नहीं लग रहा है कि उन पर जो इल्ज़ामात है वो इल्ज़ाम सही साबित हो सकता है। भाई, इल्ज़ाम तो कोई किसी पर लगा देगा, किसी पर भी कर सकता है, मुझसे मेरे पर भी बोल देगा कि फ़ना को मैंने ये दिया, लेकिन उसको साबित करना बड़ा मुश्किल काम होता है। मुफ्ती साहब, आप उस दिन थे, पूरे प्रकरण को आपने देखा, ईडी सीबीआई उनको जिस तरह से हरासमेंट करी, उनके लॉकरों को, उनके जमा पूंजी अलमारियों को जांचा पड़ताला, कुछ उनको मिला? देखिए, उस दिन का मैं नज़ारा मैं सुनता था कि भाई ईडी का छापा पड़ता है, सीबीआई का, मैंने उस दिन अपने आँखों से देखा। वो सीबीआई ईडी वाले सुबह 7 बजे ही आ गए थे, लेकिन मैं वहाँ 10 साढ़े 9 बजे के करीब पहुँचा था वहाँ। अब जब मैं नज़ारा देखा, हमेशा तो सुनता था मैं कि भाई ईडी का छापा, सीबीआई का, लेकिन पहली बार मैंने अपने नज़रों के सामने मैंने देखा कि छापा बाहर बिल्कुल पुलिस की बिल्कुल अंबार थे, पुलिस वाले मौजूद थे, अंदर सीबीआई वाले, ये ईडी वाले थे, बड़े छापामारी हो रही थी, तमाम चीज़ों को छाना गया, बिस्तर देखा गया, तकिया का गिलाफ देखा गया, तमाम चीज़ों को कुछ नहीं मिला। जब इनको कुछ नहीं मिला, शाम के 5-6 बज गए, आपको जवाब देना पड़ेगा हुकूमत को, जो बड़े लोग उनको तो जवाब देना ही पड़ेगा कि ईडी का छापा, फिर निकला कुछ भी नहीं। तो उसी के कारण जब थोड़ी देर 1 घंटा पहले हम लोगों को पता चला कि अब इनको गिरफ़्तार भी करेंगे, तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर उसके ख़िलाफ़ में पूरा नाराबाजी हुई। हम लोगों ने पूरा ये किया कि भाई कैसे आप इसको ये कर रहे हैं बगैर किसी सबूत के। तो बहरहाल चूँकि पुलिस वाले थे, बैरिकेड लगा दिए, चारों तरफ फोर्स भरी हुई थी, कोई आदमी कुछ बोल नहीं सकता था। उनकी जो गिरफ़्तारी हुई बहुत ही मेरे ख़्याल से बहुत गलत गिरफ़्तारी हुई है। इस तरह से आदमी भारतीय जनता पार्टी कहीं बदले की भावना से उनके ऊपर प्रहार कर रही है, जो मतलब उनके भ्रष्टाचार का पोल खोल रहे थे, गरीब लाचारों की आवाज़ उठा रहे थे, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है और 2024 का चुनाव का आगाज़ यहीं से शुरू कर रही है। नहीं, बिल्कुल यही बात है कि उनकी जो तेज़ रफ्तारी से, उनका जो बेबाकी और निडर वाला जो उनकी सिफत है, हमेशा बेबाक और निडर हो करके, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे कर्नाटका में हो, चाहे बिहार में हो, जहाँ भी वो जाते थे बिल्कुल बेडर हो करके, हमेशा गरीबों की आवाज़ बन करके और मज़दूरों की और मज़लूमों की आवाज़ बन करके हमेशा सरकार की जो कमियां होती थी वो लोगों के सामने उजागर करते थे। और सरकार को ये लग रही है कि इनके मौजूदगी में जिस तरह से ये हमारे कमियों को उजागर कर रहे हैं, इससे हमको निश्चित रूप पर नुकसान हो सकता है और ये पूरा बदले के भावना से उनके साथ जो कुछ भी हुआ है पूरा बदले के भावना से हुआ है और उनकी लोकप्रियता को देख करके भारतीय जनता पार्टी के लोग खौफजदा हैं। अभी जो है प्रधानमंत्री जी खुले अपने मंचों में क्या नाम रैली के अंदर उन्होंने कहा अजीत पवार पर 70,000 करोड़ रुपए का घूसखोरी का आरोप है, मतलब उसको जेल जाना चाहिए, उसको अगले दिन जो है प्रमोशन करके सीएम बना दिया जाता है। अपनी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सब साफ सुथरे हो जाते हैं, जो बाहर वाले जिन पे आरोप भी नहीं है उनको जेल में क्या नाम भेज दिया जाता है। भाई ये तो अजीत पवार की बात है, महाराष्ट्र की बात है, उन पर भ्रष्टाचारी का, उनके संगठन में जितने भी विधायक थे, सांसद थे, सब पर सबके ऊपर ईडी का छापा पड़ना था, सबको ये करार दिया गया। जैसे ही उनके ऊपर प्रहार किया गया, वो लोग पार्टी में ज्वाइन कर गए और सरकार बन गई, तो वो साफ़ हो गए, यानी वॉशिंग मशीन में साफ़ हो गए। हम कहते हैं दिल्ली के पार्लियामेंट में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
जो सम्मानित पोस्ट होता है, बहुत अहम जगह पार्लियामेंट में जाकर एक गाली दे रहा है। रमेश भिदौरी जी मुसलमानों को गाली दे रहा है, मुल्ला कह रहा है, कटवा कह रहा है, आतंकवाद कह रहा है, कितनी गालियां दे रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ये दोहरा उसको प्रभारी बना दिया जाता है टॉप का, तो राजस्थान में जहां मुसलमानों की आबादी 99% है। भैया वो कुछ भी करे, कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि रमेश भिदौरी के जाने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है और नुकसान होगा। उस शख्स को फ़ौरन निलंबित करना चाहिए, पार्लियामेंट से बाहर करना चाहिए, उनको टिकट भी नहीं मिलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे शख्स को कभी पार्लियामेंट का चुनाव या असेंबली का चुनाव के लिए टिकट नहीं देना चाहिए, जिन्होंने पूरे देश के अंदर, अब बताइए पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर का फैसला होता है। आप एक पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वहाँ जा कर के इस तरह का भाषण बोल रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, किसी समुदाय के खिलाफ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि या उस पर अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो सरकार चाह रही है कि हम इसी तरीके पर कोई विवादित बयान दे करके फिर हम वोट बटोरने का काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा, लोग समझदार है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आप जो है सरकार को क्या मैसेज देंगे उनकी रिहाई के? देखिए, मैं सरकार से यही कहूँगा कि बदले की भावना से नहीं होना चाहिए। जो अगर व्यक्ति, भ्रष्टाचारी देश के अंदर बहुत है। अब एक बात बताइए, दारू के बारे में जो बताया है इसमें कि उन्होंने लाइसेंस दिया, क्या भारतीय जनता पार्टी की कितनी स्टेटों में सरकार है वहाँ दारू नहीं बिक रहा है? वहाँ दारू बिक रहा है। कहीं पर जहाँ आप गाँव मास की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आप गाँव मास के खिलाफ बोल रहे हैं, आप जाके देखिए कई स्टेटों में जाके गाँव मास के प्रचार प्रसार में है कि हम खाने के आपको इजाज़त दे रहे हैं, आप हमको वोट दो। तो ये सब बातें दोहरा मेयार नहीं चलेगा। बात यह है कि यहाँ पर आपको वो इस तरीके पर जो हरकतें की है उस पर फ़ौरन उसको जवाब देना चाहिए। अब रही बात संजय सिंह के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल सही नहीं हुआ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो साफ़ सुथरा आदमी है, साफ़ सुथरा छवि का आदमी। मैंने उनके माता और पिता को देखा, मैंने पहली बार उनके माता और पिता को देखा, बहुत पहली बार नहीं, पहले उससे देखा, पहले भी देखा, लेकिन उस दिन जो मैंने उनके चेहरे पे देखा, उनका पिताजी बोले कि मेरा बेटा ईमानदार है, वो लड़ के आएगा, जी के आएगा और बेहतर बहुत जल्दी आ जाएगा। उसकी माताजी रो रही थी, लेकिन फिर भी बहरहाल बेटा तो है, माँ है, दिल तो उसको रोना ही है। उनकी वाइफ भी उनके क्या पक्ष? देखिए, वाइफ बहुत हिम्मत से थी। उनकी वाइफ बिल्कुल बेडर होकर के उन्होंने पत्रकार वालों को ये भी दिया, बाइक भी दिया, कहा कि भाई हम एक बाहिम्मत और बेडर और निडर लीडर के हम बीवी है, हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के सामने जब वो जा रहे थे, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जब वो कार में बैठने वाले थे, तो हम लोगों को हाथ हिला करके संजय सिंह ने सबको बाय बाय भी किया कि मैं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोगों ने बहरहाल बहुत आक्रोश था तमाम कार्यकर्ताओं में, वर्करों में, कोई रोना, कोई चिल्लाना, कोई कुछ, बहुत सारा मामला था। बहरहाल मैं तो ये समझता हूँ कि संजय भाई की अम्मी का जो आंसू का एक एक कतरा जो है ना, हुकूमत को गिराने के लिए, हुकूमत को तबाह करने के लिए काफ़ी है। इसलिए मैं चाहूँगा, मुझे पूरी उम्मीद है कोर्ट से, न्यायालय से हमको पूरी उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा और उनकी फ़ौरन ज़मानत होने वाली है और फ़ौरन वो बाहर आएंगे। सर, इसी तरीके से जैसे संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, इसी प्रकरण में पत्रकारों के जो सोशल मीडिया के पत्रकार थे, जो बेखौफ गरीबों मजदूरों की आवाज़ उठाया करते, अभी वो क्या नाम अभिषेक शर्मा को क्या नाम जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि फंडिंग हो रही है चाइना से। चाइना क्यों फंडिंग करेगा? ये बेवकूफ़ वाली बात है। चाइना फंडिंग करेगा सरकार को या चाइना फंडिंग करेगा किसी पत्रकार को? आप एक बात बताइए, पत्रकार वाले जो गोदी मीडिया है उनको तो शर्म आनी चाहिए, उनको तो देखना चाहिए कि आपका एक पत्रकार जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर के बोलता है, अब उसके बारे में इल्ज़ाम लगा रहा है कि चाइना से पैसा आ रहा है। चाइना से पैसा है, मोदी जी को आ रहा है, चाइना से पैसा जो सरकार को आएगा उसको आएगा चाइना से पैसा। ये सब गलत बात है। जब तलाशी हुई, जब उनका सब कुछ देखा गया, कहीं भी कुछ नहीं मिला, सब झूठ।